गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। फाइन। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। फाइन। एंड जितना हो सके आप इसको आसानी से समझना, क्योंकि चैप्टर में वैसे ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। डेमोक्रेसी के बारे में हमने इसके पहले वाले 2 चैप्टर जो किए थे पॉलिटिकल साइंस में, हमने उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़्यादा टफ नहीं होगा एंड आप आसानी से इस चैप्टर को समझ लोगे, राइट। एंड सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर, challenges faced by Indian democracy. Before we starting democracy, can we discuss about that? What do you mean by our democracy? So democracy means that कि every person has a freedom, है ना। हमारे अपने बहुत सारे अधिकार होते हैं। हम अपने मर्ज़ी से पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये चीज़ क्या है? हमारी डेमोक्रेसी है। फाइन। और ये इंडियन डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र हमारे इस देश में, ये पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे पास है और किसी देश में इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। और जगहों पर किसी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बराबर है। सरकार ने हमारे लिए जो नियम प्रकार बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, जो कि इस देश का संविधान है, उस संविधान के चलते उसमें जिस प्रकार से जो बातें लिखी हुई हैं, वो ये साफ साफ बताती है कि इस देश के हर एक नागरिक को अपने अपने अलग अलग प्रकार के अधिकार हैं, जो कि सब एक समान है। किसी का भी अधिकार किसी से छोटा बड़ा नहीं है, किसी का भी कोई जातिवाद नहीं है, किसी के नाम में कोई फ़र्क नहीं है, किसी के रहने सहने से, किसी के अमीर गरीब होने से कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब एक है। But still, there are many challenges are faced by Indian democracy. So this is a discussion we will do. As we have already said earlier, democracy is a continuous living process. Mere adoption of democracy does not bring democracy into practice. अभी बोलने को तो डेमोक्रेसी मैंने बोल दी, पर ज़रूरी थोड़ी है कि वो डेमोक्रेसी हो ही जाएगी। डेमोक्रेसी अगर बोलिए तो डेमोक्रेसी को मानना भी ज़रूरी है। फाइन। उसे प्रैक्टिस में लाना भी ज़रूरी है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर जब तक वो बात सही में लोग उसे प्रैक्टिकली ना करें तो उस चीज़ को मानना बेकार है। अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। यस, इट इज़ ट्रू कि हर बार हमें अपनी डेमोक्रेसी अलर्ट और कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ बनाए रखनी होती है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रेट्स इन डेमोक्रेसी in time and deal with them in a democratic manner. In this chapter, we will primarily focus on challenges before democracy in India. But before that, let us have a look at challenges before democracy at a global level. चलो ये तो देख लेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी को। So we have this today every nation in the world claims to be democratic. आज के तारीख में हर देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है। कहने में तो कुछ जान नहीं रहा, लेकिन असल में नहीं है ना। But in reality, very few nations in the world have democracy that protects the rights and freedom of people and gives priority to the welfare of people. Fine. बहुत ही असल बात तो है कि बहुत कम नेशन है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो भी इंडिया की तरह तो वो भी नहीं है, जो प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स को, उनके फ्रीडम को, और उन्हें प्रायोरिटी देता है वहाँ की लोगों की देखभाल में। मैनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। मिलिट्री टेक ओवर क्या होता है? किसी किसी देश में भले ही दिखाने के लिए नेता है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, एमएलए है, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे चलती किसकी है? वहाँ के मिलिट्री की। तो फिर बताइए वो डेमोक्रेटिक हुआ क्या? अब आप देखिए, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान में सब कुछ है, लाइक वही नेता वगैरह सब कुछ है, सांसद हैं, उनकी असेंबली है,
ईच एंड एवरीथिंग जो इंडिया में होता है वैसा वहाँ पर भी होता है, लेकिन एक बड़ी अलग चीज़ है कि वहाँ पे मिलिट्री का पावर चलता है। मिलिट्री चाहे तो वो अपना रूल लगा के पूरी कंट्री को चला सकती है, वैसा हमारे देश में नहीं होता है ना। जापान को भी हम यही कहेंगे, जापान भी मिलिट्री पावर पे बेस्ड है। सो एंड द राइट्स फ्रीडम ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, मैनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर, spread of democratic values at the global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at a global level. Fine. इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी को अपनाना ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अपने आप में। कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बराबर है। अब जैसे कि बहुत से अलग अलग और भी कंट्रीज़ है, अभी जैसे कि चाइना को ले लीजिए। चाइना में सरकार ज़रूर है, पर चाइना एक कम्युनिज़्म फॉलो करता है। कम्युनिज़्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की बातों का, लोगों के मतलब का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंगली होगा। फाइन, गवर्नमेंट ही देखेगी, अब वो चाहे सही हो या गलत हो, लोगों को मानना ही पड़ेगा। हमारे देश में कैसा है कि अगर कोई चीज़ होती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में क्या होता है कि चाइना में जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो लोगों को मानना है, वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर फाउंड टू बी वेरी वीक इवन इन दोज नेशन वेयर डेमोक्रेसी अपीयर्स टू बी डीप रूटेड। In nation like India, democracy appears in the form of voting, election, governmental structure, judiciary, etc. However, this is only a political form of democracy. To become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect of social life. फाइन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जुडिशरी है, फाइन, वहाँ पे जो इंसाफ होता है, जजेस है, एंड और अदर चीज़ें भी है, ये चीज़ें बता देती है। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे सोशल लाइफ में ये प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो सेवरल मेजर्स सच एज इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स, समाज के सारे तत्व इसमें होने चाहिए। ऑटोनॉमी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फैमिली, मैरिज, फाइन, एंड कास्ट। Empowerment of citizen, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy. जब डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें देखते हैं तब जाके लोग मानते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। इन डेमोक्रेसी टू गेट अ पावर पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये देखिए जो दिया ना, कैन यू टेल, ये देखते हैं हम लोग। हाँ, बट डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शन? It is necessary that political parties should hold election at an organization level. Are such elections held? So ये जो हमारे सवाल के जवाब, सवाल पूछा हमसे कि इतने बड़े यहाँ पे जो पॉलिटिकल होते हैं, क्या उनके इलेक्शन इंटरनल भी होते हैं क्या? एक्सटर्नल तो चलो हमारे साथ होते हैं, जो हम वोट डाल के आते हैं। ये लोग आपस में इंटरनल इलेक्शन रखते हैं क्या? तो इसका जवाब है रखते हैं। फाइन, हर जगह पे लोगों की वोटिंग नहीं होती। इंटरनली जब क्या होता है कि जो बड़े नेता चुनने की बात आती है तो जो बाकी एमएलए वगैरह होते हैं ये वो सिलेक्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन इन माय माइंड ये देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। चाइना adopted economic reforms and also become a member of World Trade Organization, but China continues to have a one-party system. Is China a democratic nation? चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माना है, WTO का मेंबर भी है, पर चाइना में वन पार्टी सिस्टम ही होता है, जो कि इंडिया में भी होता है। तो क्या चाइना डेमोक्रेटिक हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं। मैंने आपको रीज़न बताया था चाइना क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है। अनदर चैलेंज बिफोर डेमोक्रेटिक नेशन इज़ टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी बिकम्स डीप रूटेड, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरिज्म are the values that should be practiced at all the levels of society. The mass support for this purpose can be gathered only through democratic means. Then, challenges before Indian democracy. To make democracy more meaningful, the government of India decentralized power and adopted the policy of reservation
for women and weaker section of the society, but we should think whether such measures really gave power in the hands of citizen. है ना. अभी इंडिया के हिसाब से क्या बोला देखिए कि डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाना है तो इंडिया को पहले क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज, और जो पॉलिसी है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, है ना, ये सब चीज़ें अगर हम देंगे और ये सिटीजन्स के हाथ में दे दे तो ये हमसे यहाँ पे बताया गया कि चैलेंजेस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए. बराबर. देन यहाँ पे उसके बाद बोला है क्या क्या और चैलेंजेस है इंडिया के अंदर. एक आता है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. कम्युनलिज्म क्या होता है, जहाँ पे जब कोई आपको अपनी तरह बनने के लिए मजबूर करे कि आप भी हमारी तरह फॉलो करिए, इस चीज़ को हम कहेंगे कम्युनलिज्म. एंड टेररिज्म, टेररिज्म तो सब जानते हैं, टेररिस्ट. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी. Social stability get hampered due to increasing religious hostility. People's participation in democratic process reduced to a great extent due to terrorism. फाइन. क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ये इतनी डेमोक्रेसी का जो एक बेनिफिट मिल रहा है उसी के चलते हमारे देश में एक टेररिज्म भी बढ़ चुका है और कम्युनलिज्म भी बढ़ चुका है. बहुत सी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपको ये फोर्स करे कि आप भी हमारी तरह बात मानिए, आप हमारी तरह सोचिए, फॉलो करिए, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म. बराबर है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी के लिए. देन वी हैव अ लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म. नक्सलिज्म क्या होता है, अगर आपने न्यूज़ देखी और डेफिनेटली आपने इनके बारे में सुना होगा. नक्सली लोग, नक्सली पीपल, वो कहते हैं ना जैसे कि टेररिस्ट होता है जो बाहर से आता है, बराबर, जो विदेश का मतलब कोई अदर कंट्री का है, बट जो हमारे देश के अंदर ही हैं उनको डाकू, जो डाकू बोल सकते हैं, दे आर द नक्सली पीपल एंड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. नक्सलिज्म बिगेन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर एंड ट्राइबल पीपल, बट ओनली टुडे नक्सलिज्म हैज़ बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल. In the Naxalite movement, the importance of the problem of farmer and tribal people has reduced. Instead, violent measures to oppose the government policy, attacking the police force and such other tactics are used by the Naxalite group. अभी नक्सलाइट ग्रुप का कंसेप्ट क्या देखिए, ये बहुत पहले शुरुआत हुई थी इनकी एंड ये शुरू हुए थे आंध्र प्रदेश से नक्सली लोग, देहरादून और आसाम की तरफ कुछ. इनका ये था कि जो गरीब फार्मर होते हैं, गरीब लैंडलेस फार्मर होते हैं, लेबर होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो वो ये लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को मिटाएंगे. पहले इनका मकसद ऐसा था, मतलब कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई लैंडलेस फार्मर है या कोई बहुत सारी ज़मीन किसी के पास है तो वो लोगों का फ़ायदा उठा रहा है, वो सब चीज़ें ये हटाने के लिए थे. तो दैट वाज अ गुड समवेयर फॉर नक्सली पीपल. बट बाद में जब इनके मन में लालच बढ़ा, इनका मकसद ही बदल गया, फिर ये उसी तरीके से लूटपाट करने लग गए जिस तरीके से हम उसको नेगेटिव मानते हैं. बराबर है. इनको लोगों को लूटना, खून कर देना, गन्स लेके चलना. तो टेररिज्म में, चलो ठीक है टेररिज्म नहीं कहूँगा मैं, बट नक्सलिज्म तो हुआ यहाँ पे. और इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी को क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम के खिलाफ थे. अब गवर्नमेंट का कैसा है कि जो उनको ठीक लगेगा वो लोग करेंगे. तो इनका भी यही कहना था कि हमें किसी प्रकार से फोर्स ना करें, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है करके. सो नक्सलिज्म इट्स अपने आप में एक चैलेंज है इंडिया के अंदर, के इंडिया के अंदर होते हुए भी ये लोग अपने हरकतें से बाज नहीं आते. राइट. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक समझ में आया होगा आपको नक्सलिज्म के बारे में. फाइन. नेक्स्ट सेशन में हम बचे कुछ पार्ट को पूरा कर देंगे. सो आई होप सो कि आपने यहाँ तक जो सुना है डीपली मैंने आपको डिटेल में बताया, आपको ये डेफिनेटली आया होगा. एंड आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छे से पूरी प्रकार से देखेंगे, है ना. सो टिल देन, एंड आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन. थैंक यू.